कनाडा आने का शौक बहुत लोगों को होता है। कनाडा की पीआर हासिल करना बहुत लोगों का ख्वाब होता है और बहुत लोग समझते हैं कि ऑल दे नीड टू कम हेयर एज अ पीआर के उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, उनके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हो तो वो कनाडा आ सकते हैं और अपनी ख्वाबों की सी ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत से लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से और समझेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि क्या अगर आपकी कनाडा पीआर की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं तो इज़ द मूव वर्थ मेकिंग। और आपको क्यों मुझसे ये सुनना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली एक प्रैक्टिकल केस स्टडी हैं जो पाकिस्तान से कनाडा आए हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा और अभी हाल ही में आए हैं, यानी हमें आए हुए 1.5 महीने से 2-3 दिन ऊपर हुए हैं। बस अभी हम फरवरी के मिड में आए थे 2023 में। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, उस पर रिफ्लेक्ट करते हुए आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि क्या कनाडा आपके लिए है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि हम 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान से कनाडा परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पर आए हैं फरवरी 2023 में। हैविंग लिव्ड हेयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ, मैं ये समझ गया हूँ कि ये जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं ये आपको कितना लास्ट करेंगे, ये आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके 4 बंदों की फैमिली है जैसे कि हमारी है, तो अभी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने होते हैं 24,733 कनेडियन डॉलर्स। और प्रूफ ऑफ फंड्स का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि ये वो पैसे होते हैं जो आपको यहाँ पर इनिशियली सेटल होने के लिए चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक मिनिमम हद मुकर्रर की हुई होती है। ज़ाहिर है ज़्यादा लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, बल्कि उसको इनकरेज ही किया जाता है, लेकिन कम से कम आपको इतने पैसे कहा जाता है कि हमें शो करने हैं कि आपके पास हैं, ताकि आप यहाँ पर अपने इनिशियल डेज में सरवाइव कर सकें। तो वीडियो का क्वेश्चन मेन ये है कि क्या प्रूफ ऑफ फंड्स को मैं काफ़ी समझता हूँ यहाँ पर आकर शुरू में स्ट्रगल करने के लिए या नहीं। इसका जवाब हाँ या नहीं में मैं वीडियो के एंड पर दूंगा। आप भी पूरी वीडियो सुनकर क्या समझते हैं, हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ राय रखते हो, तो अपनी हाँ या नहीं नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो अगर आपके 4 बंदों की फैमिली है तो आपसे रिक्वायर किया जाएगा कि आप 24,733 कनेडियन डॉलर्स तक एक्सेस शो करें या उनको अपने साथ लेकर आएँ। अब जो 24,733 कनेडियन डॉलर्स हैं उनमें से आप समझ लें कि 15,000 कनेडियन डॉलर्स आपके शुरू के 2 महीनों में ही निकल जाएंगे। जी हाँ, हो सकता है कि ये बात आपको एक शॉक की तरह से पहुँचे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये जो पैसे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जो अरेंज करते हुए हमें प्रॉब्लम लगती है कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा प्रूफ ऑफ फंड्स का, यकीन करें कि ये पैसा यहाँ पर धूल मट्टी है। यहाँ पर जिस लेवल की महंगाई है और यहाँ की जो इकॉनमी है और जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, उनके आगे ये जो 24,733 4 बंदों के प्रूफ ऑफ फंड्स हैं ये कोई मायने नहीं रखते। बमुश्किल आपके 4 महीने गुजर गए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, ये आपके अपने मिजाज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना थ्रिफ्टली आप स्पेंड करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो 15,000 पहले 2 महीने में खर्च हो जाने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही म्याना रवि के साथ चलते हुए अगर आप खर्च करेंगे तब आप समझें कि आपके 15,000 लाजमी खर्च होंगे। और वो कैसे खर्च होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कनाडा में जब भी कोई आता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में आकर अकोमोडेशन ढूंढे, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं टोरंटो, ब्रैम्पटन, वैंकूवर। जो मेन बड़े बड़े शहर हैं उनमें आना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सोचा ये जाता है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। अब टोरंटो की बात की जाए तो एक कॉन्डो जिसमें 4 बंदे रह सकते हो, यानी 2 बेड कॉन्डो, आपको
2500 एंड में मिलेगा। इवन के 1 बेड कॉन्डोज भी 2000 से ऊपर जा चुके हुए हैं। हमें ही ले लीजिए, हम टोरंटो में रह भी नहीं रहे और हमें 1 बेड बेसमेंट सिर्फ 1800 कैनेडियन डॉलर्स की मिली है। तो समझ लें कि अब अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि हम फिर भी फरवरी में आए थे तो तब तक प्राइसेस फिर भी थोड़ी कंट्रोल थी। अब तो समर आ रहा है, समर स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे धूप ही धूप है और समर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, ख़ासतौर पे इंडिया से तो बहुत ही लोग आते हैं। तो अब अगर आप पीआर वीज़ा पर आ रहे हैं कनाडा में तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा कंपेटिटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगी लैंडलॉर्ड्स के पास। अगर आप उनके बताए हुए किराए को नहीं मानेंगे तो वो इजीली आपको ना कर सकते हैं। इससे ये होता है कि मार्केट प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। बात याद रखिएगा, ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये कोई स्टैट्स कहीं से मैंने नहीं ली, ये सारी मेरी अपनी ज़ाती राय और मुशाहिदे पर बेस्ड है। तो अपनी रिसर्च खुद ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी रिसर्च के मुताबिक फ़र्ज़ करें आप लकी रहते हैं और आपको 2300 तक कुछ अपना अपार्टमेंट मिल जाता है, चाहे आप बेसमेंट लेते हैं, चाहे आप अपार्टमेंट लेते हैं 1 बेड वट एवर आप लेते हैं या 2 बेड लेते हैं, 2300 आपने उसके लिए रख लिया। अब जब आप शुरू में आएंगे तो आपने एक तो लास्ट मंथ का रेंट पहले ही पे करना होता है अप फ्रंट, तो 2300 वो आपका जाएगा और 2300 आप पहले मंथ के पे करेंगे, तो ये टोटल बन गया 4600 कैनेडियन डॉलर्स। और दूसरे मंथ की बात करें तो उसके लिए आप अलग से पे करेंगे, तो 2300 इसमें आप ऐड कर लें तो ये आपका बन जाएगा 6900 कैनेडियन डॉलर्स। 6900 कैनेडियन डॉलर्स लग गए और आपके सिर्फ 2 महीने का रेंट पे हुआ प्लस द लास्ट मंथ्स रेंट। ठीक है, कह सकते हैं कि आप 3 मंथ्स का रेंट पे हो गया, लेकिन आपकी गुजरे तो 2 महीने ही हैं। और याद रखिएगा 6900 कैनेडियन डॉलर्स की फिगर को। अब एक और चीज़ ये है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आकर अकोमोडेशन ढूंढते हैं, पहले वो एयरबीएनबी में रहते हैं, मतलब उनको इंडिया या पाकिस्तान से सॉर्ट आउट नहीं कर के आए होते कि उन्होंने कहाँ रहना है, पहले यहाँ पर आते हैं एयरबीएनबी में। एयरबीएनबी में अगर आप 2 हफ्ते भी स्टे करेंगे तो एयरबीएनबी का खर्चा अपने जहन में 2 हफ्तों का आप 1500 कैनेडियन डॉलर्स तो रखें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पूरे महीने पर अकोमोडेशन 2300 में मिलती है तो 2 हफ्ते के लिए एयरबीएनबी जो कि एक फर्निश्ड अपार्टमेंट होता है आपको कभी भी 1500 से कम में तो बहुत ही मुश्किल है कि मिले। तो 1500 आप अपना एयरबीएनबी का जहन में रखिए। तो इस 6900 में आप 1500 को ऐड कर लें तो ये आपका बन जाएगा 8400 कैनेडियन डॉलर्स। 8400 कैनेडियन डॉलर्स में आपने एयरबीएनबी में स्टे किया और अपनी अकोमोडेशन ढूंढी और 3 महीने का रेंट पे किया। अब आ जाती है शुरू की ग्रॉसरी, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ स्क्रैच से शुरू कर रहे होंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पर चाहिए होगी, आटे, चावल, दाल, राशन, मुर्गी, पत्ती, दूध से लेकर यूटेंसिल्स, किचन वेयर और हार्डवेयर, आपको बहुत सी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। हमें पर्सनली जितने पैसे इसमें लगे, हमने इनमें लिया एक टीवी और हमने सैंडविच मेकर लिया, एयर फ्रायर लिया और फूड फैक्ट्री ली, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें ली और उसके अलावा बाकी हमारी ग्रोसरी हुई। तो अभी हमारी 1.5 मंथ की ग्रोसरी प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं इनका टोटल ख़र्चा अगर हम सम अप करें तो ये है 5000 कैनेडियन डॉलर्स। तो 8400 में आप 5000 को ऐड करें, 13400 कैनेडियन डॉलर्स आपका ये बन जाएगा। 13400 में अभी कोई फर्नीचर हमने नहीं लिया। आप इसमें फर्नीचर की कॉस्ट को ऐड करें, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको कम से कम एक मैट्रेस तो लेना ही होगा। मैट्रेस के साथ आपको हो सकता है बेड भी पसंद आए, आप लेना चाहें तो खाली मैट्रेस भी अगर आप लेते हैं तो एक क्वीन मैट्रेस आपको 800 कैनेडियन डॉलर्स से कम में नहीं मिलता। तो 13400 में आप 800 मैट्रेस की प्राइस ऐड कर लें तो ये आपका बन जाएगा 14200 कैनेडियन डॉलर्स। अब जो बाकी का 800 कैनेडियन डॉलर्स है वो आप कवर कर लें उसकी प्राइस को ऊबर में, क्योंकि शुरू में आप आएंगे आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो आपको ऊबर पर गुजारा करना पड़ेगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गुजारा करना पड़ेगा, जिसका आप अगर चाहें तो मंथली कार्ड बनवा सकते हैं 90 कैनेडियन डॉलर्स का एक बंदे के लिए, उसमें अनलिमिटेड पासेस होते हैं, वरना आपको पर ट्रिप 3.5 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे।
तो वो आप महीने में जितने ट्रिप्स लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो 800 कैनेडियन डॉलर्स हैं ये ईजिली आपके कंज्यूम हो जाएंगे 2 मंथ्स की ऊबर में, ट्रैवलिंग में, आपकी दवाइयों में। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी पे करनी होगी। पहले आप G1 ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, फिर आप G2 लेंगे या G ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, और आते साथ आप ड्राइविंग क्लासेस भी लेंगे। एक एक क्लास जो है 2 घंटे की क्लास 90 कैनेडियन डॉलर्स की होती है। और जिस रोज़ आप गाड़ी लेकर जाएंगे ड्राइव टेस्ट के लिए, टेस्ट देने के लिए, आपको 200 कैनेडियन डॉलर्स ड्राइविंग स्कूल चार्ज कर लेगा अपनी गाड़ी देने के लिए। मतलब अगर आपने सिर्फ एक क्लास ली है 2 घंटे की और आपने उनकी गाड़ी यूज़ की है ड्राइव टेस्ट के दिन, तो आपके 290 कैनेडियन डॉलर्स ये बन गए, और 90 कैनेडियन डॉलर्स आपकी जी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट निकलवाना है, आप इंडिया से या पाकिस्तान से अपने साथ वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लाए हुए हैं, तो यहाँ की एम्बेसी से, मतलब इंडियन या पाकिस्तानी एम्बेसी जो यहाँ पर है, वहाँ से आपको वो टेस्ट करवाना हो सकता है। तो एक्सट्रैक्ट लेने में मेरे 58 कैनेडियन डॉलर्स वो लगे। फिर जी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी मैंने अलग पे की, मेरे ख्याल में 56 कैनेडियन डॉलर्स थी। तो ये, और ज़रूरी नहीं है कि आप पहली अटैम्प्ट में अपना टेस्ट क्लियर कर जाएं। एक दफ़ा आप अपना टेस्ट फेल करते हैं तो समझ लें कि कम से कम भी आपके 390 कैनेडियन डॉलर्स फिर से लगेंगे अगर आपने जी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना है, क्योंकि $90 की आपकी ड्राइविंग क्लास होगी, $200 आपसे ड्राइविंग स्कूल ले लेगा अपनी गाड़ी आपको देने के लिए, और 90 कैनेडियन डॉलर्स आप फिर से पे करेंगे अपने जी ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की फ़ी। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर 800 भी बहुत कम बनता है, इससे भी कहीं ज़्यादा आपके लग जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे आपके 15,000 कैनेडियन डॉलर्स में बमुश्किल आपका गुजारा हो रहा है। अभी ये जो मैंने आपको अखराजात बताए हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई आउटिंग इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल कोई डाइनिंग आउट इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि होता है, लोग कहते हैं कि अभी ये शुरू के दिन हैं, अभी ही हम जितना कनाडा देख सकते हैं देख लें, बाद में एक बार जॉब मिल जाएगी तो फिर 9 to 5 की कहानी बन जाती है ज़िंदगी। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है, कनाडा इतना एक्सपेंसिव है कि जब से हम आए हैं हमने कहीं डाइन आउट नहीं किया, और हम तो एक बार भी इवन अभी तक ऊबर में भी नहीं बैठे, और स्टिल हमारा इतना खर्चा हो गया। वेदर भी काफ़ी हार्श था, और सेकंड ये कि मैं तो बस कार्ड यूज़ करता रहा हूँ। मैंने एक अनलिमिटेड $90 वाला बनवा लिया था, तो मैं उसमें अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता था बस में। और फैमिली जब भी साथ जाती थी तो उनके हम एडिशनली पे कर देते थे। कि फैमिली वैसे भी साथ इस वजह से नहीं जाती थी क्योंकि वेदर काफ़ी हार्श था और बच्चियों बहुत जल्दी उनको ठंड लग जाती है, फिर बाद में तबीयत ख़राब। तो शुरू में बाहर जाने से अवॉइड ही हमने किया, विच हैज़ ऑल्सो बिन लाइक इमोशनली ड्रेनिंग, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आप आएँ और एक जगह पर आकर बस अंदर बैठ जाएँ। क्योंकि वो बाहर निकलते भी थे हिना और बच्चियां, लेकिन बाहर इतनी ठंड होती थी कि दे प्रेफर टू रादर जस्ट स्टे इनसाइड। तो without having done any outing, without having done any Uber, without having bought any furniture, हमारा इतना खर्चा हो गया। तो हो सकता है आपको तो आउटिंग अगर ना भी करें, आप बजट में रहने की कोशिश करें, फिर भी आपको ऊबर्स पर तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। आपको हो सकता है रेंट अ कार भी करनी चाहें आपको ड्राइव टेस्ट की फ़ी पे करनी पड़ेगी, आपको ड्राइविंग स्कूल की फ़ी पे करनी पड़ेगी, आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा, मैट्रेसेस लेने पड़ेंगे, आपको कुछ बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी पड़ेंगी, आपको राशन लेना पड़ेगा, और आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपको मोबाइल बिल्स पे करने पड़ेंगे। ये जो मैंने आपको अभी 15,000 गिनवाया, इसमें मैंने मोबाइल बिल्स तो इंक्लूड ही नहीं किए। हमारे जो मोबाइल बिल्स हैं, फर्स्ट मंथ हम दोनों के मोबाइल बिल आया 179 कैनेडियन डॉलर्स, और अभी सेकंड मंथ का हमारा आया 185 कैनेडियन डॉलर्स, दोनों का मोबाइल बिल। तो ये खाली जो हमारे सिम का जो इंटरनेट है और मोबाइल पैकेज है उसकी फ़ी है, और जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी उसमें एपिसोड्स हैं। तो हाँ, हमने आकर मोबाइल्स भी लिए। वो हो सकता है आप ना लेना चाहें बजट में रहने के लिए, लेकिन हो सकता है आप लेना चाहें, वो आपके ऊपर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मोबाइल आप खरीदें ना खरीदें, स्टिल आपको मोबाइल पैकेज तो ख़रीदना ही होगा। तो वो भी इतना एक्सपेंसिव होता है कि समझ लें कि 2 बंदों का 120 कैनेडियन डॉलर्स आप अपने जहन में कम से कम रखें, उसको भी ऐड करें पर मंथ। तो बहुत सारे अखराजात हैं। इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको PR मिल जाती है तो भी आने के लिए कोशिश करें कि प्रूफ ऑफ फंड से भी बढ़कर अपने साथ पैसे आप अरेंज करें। ये मत सोचें कि प्रूफ ऑफ फंड्स अगर आपसे रिक्वायर्ड है कि आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास है तो बस इधर आएंगे एंड लाइफ विल बी ऑल सेट। इट्स
नॉट लाइक दैट। हर इंसान का नसीब भी होता है, मुकद्दर भी होता है। कोई कह नहीं सकता कि आपको कितना वक्त लगे जॉब मिलने में। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक जॉब अभी मिली है, जिसका ये है कि मुझे कहा गया है कि आपका हम इक्विपमेंट अरेंज कर रहे हैं भेजने का और आपका ऑफर लेटर तैयार कर रहे हैं। वो भी अभी उस स्टेज पर है, जॉब अभी शुरू नहीं हुई है। जॉब शुरू होगी नियर द एंड ऑफ अप्रैल, और जब होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा उससे भी, लेकिन अभी तक वो चीज़ शुरू हुई नहीं है। और उसके अलावा मैंने तकरीबन 400 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी आई हैं। मेरे तकरीबन 5 इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनमें से ये वाली जो जॉब है वो अभी तक लाइंड अप है। और उसके अलावा जो एक और जॉब है वो खैर मैंने खुद नहीं की, जिसके बारे में मैंने ब्रीफ किया था कि वो कार डीलरशिप की है, जिसमें ओमविक लाइसेंस लेना था। और फिर उसमें शुरू के 2 महीने $2400 मिलेंगे और 3rd महीने ऑनवर्ड्स बेस सैलरी नहीं होगी, खुद कमीशन से कमाना पड़ेगा और कमीशन में से शुरू के 2 मंथ के दिए हुए पैसे भी काट लिए जाएंगे। इस वजह से मुझे वो ज़्यादा ऑफर पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो रिजेक्ट कर दी। लेकिन उसके अलावा बस एक ये अभी जॉब है जो मैंने आपको बताया कि अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू होगी। उसके अलावा कोई और जॉब अभी तक नहीं मिली। और अपने प्रोफेशन में मिलना तो छोड़ ही देना, वो तो जब तक हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो जब तक मेरे पास इंजीनियरिंग का लाइसेंस नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि मुझे अपने प्रोफेशन में कोई जॉब मिले। तो डेफिनेटली मैं वो लेने का एम करता हूँ, लेकिन अभी वी आर नॉट एट दैट स्टेज के हम अफोर्ड कर सकें कि अभी मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूँ कि लाइसेंस लेने में जितना पैसा लगेगा वो मैं अभी लगाना शुरू कर दूं, बिकॉज वो लगेगा सो अलग, वो मिलने तक मैं उसकी स्टडी करूंगा, जॉब नहीं कर सकता, तो वो टाइम गुजरेगा सो अलग। और हमारी जो बची कुछ रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व है या हमारा प्रूफ ऑफ फंड है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ऑप्ट फॉर अ लाइसेंस। डेफिनेटली जब एक दफ़ा जॉब मिल जाएगी, ज़रा पैर जमेंगे यहाँ पर, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो लूँगा, उसकी कोशिश करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट इन द स्टार्ट। यू नेवर नो कि आपको जॉब कब मिलती है कब नहीं। अगर आपको शुरू के 4 महीने में जॉब ना मिली तो वेरी सिवियर डिप्रेशन विल स्टार्ट टू सेट इन योर लाइफ। ये है कि आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, मुमकिन है कि आपको 4 महीने लास्ट भी कर जाएं। मतलब आप सोचेंगे ठीक है हमारे पास इतना है कि 4 महीने भी जॉब नहीं मिलती तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन हैविंग स्पेंट दिस टाइम, हैविंग एक्सपीरियंस्ड दिस, आई कैन टेल यू कि उसमें डिप्रेशन इतना होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगेगा कि अब तो अभी तक जॉब नहीं मिली, 3रा महीना गुजर गया, अभी तक जॉब नहीं मिली, 4थे महीने का भी मिड गुजर गया, इवन कि आपके पास समझ लें कि 4थे महीने के पूरे के भी पैसे हैं। लेकिन बात यह है कि इंसान परेशान इतना हो जाता है जॉब ना मिलने की वजह से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो हो जाती है और बहुत डिप्रेशन हो जाता है। इस वजह से कोशिश करें कि अगर आपकी पीआर हो भी जाती है तो जितने प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उससे कहीं ज़्यादा अरेंज करने की कोशिश करें, जितने मैक्सिमम आपसे हो सके अरेंज करने की कोशिश करें। और अब अगर मैं टिप्स की बात करूं, हैविंग लिव्ड थ्रू दिस, कि आपको क्या करना चाहिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि आप ऐसे शहरों में जाएं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलेटिवली कम है, जैसे कैलगरी चले जाएं, अल्बर्टा चले जाएं, एडमिंटन चले जाएं, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम है, रेंट्स थोड़े से कम है, थोड़ा सा सस्ते में आपको अकोमोडेशन मिल सकती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। वो इस वजह से क्योंकि वेदर वहाँ पर काफ़ी हार्श होता है, तो बहुत से लोग वहाँ पर जाना इतना ऑप्ट नहीं करते, ज़्यादातर लोग बिजी सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको जॉब मिलने के मौके भी ज़्यादा हो सकते हैं और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम हो सकता है। तो एक टिप मेरी ये रहेगी कि ऑप्ट फॉर सिटीज़ लाइक एडमिंटन एंड कैलगरी। दूसरी टिप मेरी ये है कि अगर आप ये कर सकें तो ये करें कि पूरी फैमिली में से पहले एक बंदा आए और वो बेड स्पेस में आकर रहे और वो जॉब तलाश करे। जैसे आपको जॉब मिल जाए, आप समझें कि अब आप बुला सकते हैं बाकी फैमिली को, तो फिर आप बाकी फैमिली को बुलाएं। हमारे केस में ये एक ऑप्शन भी नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में तस्करा किया था कि अगर हम सब एज अ फैमिली इकट्ठे लैंड ना होते इन द मिड ऑफ फरवरी तो फिर हमारा ये पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो जाता, बिकॉज हमारे पास वो डेडलाइन थी। ऐसा नहीं था कि एक बंदा पहले आ जाता बाकी बाद में आना अफोर्ड कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, हमें सबको इकट्ठा आना ही था। लेकिन अगर आप ये कर सकें और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो पहले एक बंदा आए, वो आकर जॉब तलाश करे और जॉब मिल जाए तो उसके बाद बाकी लोग आ जाएं। तो ये मेरी दूसरी टिप रहेगी। और तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अपना नखरा बिल्कुल ख़त्म करके आते साथ ही
कम से कम आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लें, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसी जॉब है जो जितने भी परमानेंट रेजिडेंट्स से मेरी बात हुई है जो अभी यहाँ पर आए हुए जिनको 3 या 4 साल हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने शुरू में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। तो सिक्योरिटी गार्ड के क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होती हैं और उसमें आपको कुछ सीखना भी इतना नहीं होता, बस अगर आप वो लाइसेंस ले लेते हैं तो आप वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि एटलीस्ट आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लें, तो वो आपके लिए रिकमेंडेबल होगा। तो बस ये मेरी 3 टिप्स रहेंगी उन फैमिलीज़ के लिए जो आना चाहते हैं और इस प्रोसेस में हैं और अभी से 3 या 4 महीनों में बस वो लैंड करने का सोच रहे हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ों का ख्याल रखें। पीआर आपको मिल जाती है तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि उनको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। अगर आपको मिलती है तो इसको एक प्राइज्ड पोजीशन समझें, लेकिन इसको अवेल करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आएँ और जहनी तौर पर तैयार होकर आएँ कि आपको बहुत सख्त हालात और वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। यू माइट फील लाइक रनिंग आउट ऑफ बजट, रनिंग आउट ऑफ मनी, और हो सकता है कि आपके सारी फंड्स एग्जॉस्ट हो जाएं और आपको जॉब ना मिले। तो उस केस में आप क्या करेंगे? अपने लिए कोई प्लान भी ज़रूर तैयार करके आएँ। आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ या नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अब आप मुझे बताएं हाँ या नहीं में कि क्या समझते हैं कि अगर आपके पास खाली प्रूफ ऑफ फंड्स है तो शुड यू कम टू कनाडा ऑन पीआर इफ़ यू जस्ट हैव प्रूफ ऑफ फंड्स? येस और नो, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बिलो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारा कनाडा को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको कनाडा की ज़िंदगी से मुतल्लिक हमारे इनिशियल डेज़ और स्ट्रगल्स और हर किस्म के हालात, मामलात, वाक़यात का बताता रहूँगा। ये हमारी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।